ऐसे ही हमारी कौम बदनाम है। ये देखें, यहाँ भी इन्होंने चेयर्स को बांधा हुआ है लॉक के साथ। और आज की वीडियो हम बीच पे बनाएंगे और कौन सी रीजंस की वजह से वीज़ा रिजेक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उसने पूछा कि एक्सपीरियंस लेटर देखा और उसने फ़ौरन उस कंपनी को कॉल मिला ली। और पांचवी रीज़न के लिए मुझे सूटेबल जगह नहीं मिल रही, तो नीचे आ जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं। जब मैं इंटरव्यू पे गया तो मेरे सामने एक स्टूडेंट था, उसका 5.5 था, यूनिवर्सिटी ने उसको एडमिशन दे दिया था, लेकिन ऐसे ही हमारी कौम बदनाम है। ये देखें, यहाँ भी इन्होंने चेयर्स को बांधा हुआ है लॉक के साथ, ताकि कोई उठा के ना ले जाए। हेलो जी, कैसे हैं सब। और आज की वीडियो हम बीच पे बनाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, बीच नहीं है पर माहौल बीच वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा रिजेक्शंस की, कि कौन सी वो रीज़न होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को वीज़ा रिजेक्शन फेस करना पड़ती है। तो नॉर्मली तो ये है कि जर्मनी का जो वीज़ा रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब रिजेक्शन जो है वो कम होती हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है रिजेक्शन लेने के लिए भी। तो मतलब अगर सारे आप डॉक्यूमेंट्स और सारा कुछ कंप्लीट करेंगे तो पूरा एक जो प्रोसेस है अच्छे से उसको करेंगे तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन स्टिल देयर आर सम मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट करते हैं, और इस वीडियो में हम यही डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी रीजंस की वजह से वीज़ा रिजेक्शन हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रीज़न है वो है डाउट्स ऑन इंटेंशंस। अब ये जो है ये सबसे कॉमन रीज़न है। इसमें क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो रीज़न स्टेट करते हैं, ये मतलब एम्बेसी जो है वो ये रीज़न स्टेट करती है कि हमें स्टूडेंट के इंटेंशंस पे जो है वो शक है। मतलब ये जो स्टूडेंट है ये पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, कुछ और करने के लिए जा रहा है, या कहीं भाग जाएगा या कुछ भी। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हम ये जो कोर्स या ये जो हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो हम क्यों जा रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता उस कोर्स का, नॉर्मली ऐसा होता है। तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते या कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर ये रीज़न लगती है कि इनके इंटेंशंस पे हमें शक है, ये पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, कुछ और करने के लिए जा रहे हैं। तो चूंकि एम्बेसी इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि जो जिस काम के लिए कोई बंदा जा रहा है वो उसी के लिए जाए, क्योंकि जो वीज़ा आपको मिलता है वो सिर्फ एक जर्मनी का नहीं होता बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन का होता है। तो दे आर बाउंड बाय EU रेगुलेशंस एज वेल। तो ये मेक श्योर करते हैं कि उसी चीज़ के लिए ही आप जाएं जिसके लिए वो आपको वीज़ा दे रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो है वो इसको क्लियर कैसे करना है कोर्स और डिग्री को, तो वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, तो उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है। शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो होता है वो आपने कोर्स और यूनिवर्सिटी इसको जस्टिफाई करना होता है कि वाई यू आर टेकिंग दिस कोर्स। आपका ये जो कोर्स है पीछे से रेलिवेंट क्या है, और कोई ना कोई आपने लिंक बनाना है यूनिवर्सिटी के साथ, प्रोफेसर के साथ या कोर्स के साथ, ताकि वो आप फुली कॉन्फिडेंट उसको आंसर कर सकें और वीज़ा ऑफिसर को वाकई लगे कि ये पढ़ने के लिए जा रहा है और ये वाली रिजेक्शन जो है ये आपकी रीज़न ना बने रिजेक्शन की। इसके बाद आती है रीज़न नंबर 2, और रीज़न नंबर 2 के अंदर है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है। अगर उस प्रोसेस के दौरान कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट एम्बेसी को मिलता है तो नॉर्मली वो ईमेल करते हैं और आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो आपसे वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगते और स्ट्रेट रिजेक्शन भेजते हैं। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। अब इसमें और भी चीज़ है कि इनकम्प्लीट में ये भी हो सकता है कि आपने आइल्स जो सबमिट कराया वो 5.5 पे सबमिट कराया और एम्बेसी 6 देख रही हो उसको, तो इस बेस पे भी आपसे वो मांग सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। इसी तरह बैचलर्स के लिए जो स्टूडेंट इन कोलीग के लिए अप्लाई करते हैं वो A1 पे या A2 पे अप्लाई कर देते हैं, तो उनका केस मुश्किल हो जाता है। अगर B1 आपके पास है तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन, आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप चले जाएंगे, बनस्पत ये कि आपके पास A1 हो या A2 हो। तो इट इज़ स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड कि B1 करें और फिर उसके लिए बैचलर वाले और फिर अप्लाई करें वीज़ा के लिए। तो दूसरी तरफ फेक डॉक्यूमेंट्स जिस तरह के नाम से जाहिर है कि कुछ लोग जो हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते हैं, और अक्सर ये होता है उसमें एक्सपीरियंस लेटर में अक्सर ये ऐसा होता है। तो हालांकि वो स्टूडेंट भी ऐसा कर रहे होते हैं जिनका 1 या 2 साल का गैप होता है। 1 या 2 साल का गैप कुछ भी नहीं है, उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने ड्राइविंग सीखी, आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, आइल्स किया, फैमिली के साथ टाइम गुजारा, तो ये तो कुछ टाइम ही नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट बनवा रहे होते हैं और फिर वो सबमिट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो एम्बेसी वाले, उनका तो रोज़ का काम है वीज़ा ऑफिसर का, और वो देख के ही उन्हें पता चल जाता है कि किस पे शक है उन्हें, और कि वो मज़ीद फिर उससे सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उसने पूछा कि एक्सपीरियंस लेटर देखा और उसने फ़ौरन उस कंपनी को कॉल मिला ली जिसका एक्सपीरियंस लेटर था।
आई डोंट नो, ही इवन डजंट नो कि उसने कॉल मिलाई या ऐसे ही डराने के लिए या बताने के लिए कि आई एम कॉलिंग। तो फिर उसने उससे माइनर डिटेल्स पूछी, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जो है किस जगह पे है, लोकेशन कौन सी है, फ्लोर कौन सा है, इवन मैनेजर का नाम क्या है। तो इस तरह छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे से पूछेंगे कि मैनेजर का नाम क्या है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, कोई नाम बनाने में। तो दे नो के केस जो है वो वीक है, तो फिर उसको वेरीफाई में डाल देते हैं। वेरीफाई में ये होता है कि आपका केस डिले हो जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये एक रीज़न है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट्स। तो इनसे आप अवॉइड करें। और फेक डॉक्यूमेंट्स तो आपका वो सीरियस फ्रॉड में भी आता है और आप पे बैन भी वो कर सकते हैं, ना सिर्फ जर्मनी के लिए, बाहर के दूसरे यूरोपीय ममालिक के लिए भी, क्योंकि इनके सारी रेगुलेशंस जो हैं वो यूरोपीय यूनियन की एक साथ हैं और ये अपना डाटाबेस जो है वो भी शेयर करते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं रीज़न नंबर 3 की, और रीज़न नंबर 3 है इनसफिशिएंट फंड्स। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है जो ब्लॉक अमाउंट भी देनी होती है, इस्लामाबाद एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, और साथ में बैंक स्टेटमेंट भी देनी होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी बेस पे भी वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। तो एक तो ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन दे दी और दूसरी बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट से वो देखते हैं कि क्या स्टूडेंट को सेकंड ईयर अमाउंट की ज़रूरत है। अगर है तो फिर मतलब अगर आपकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कम हो, वैसे कम इतना मैटर नहीं करता जितना कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर पैसे कंसिस्टेंटली कितना आ रहे हैं। तो आप घर में से किसी ऐसे फ़र्द को अपना स्पॉन्सर बनाएं जिनकी स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट हो, इसकी बजाय कि किसी और की जिसमें 10,000 20,000 और फिर लाख आ रहा हो लेकिन पीछे सोर्स ऑफ इनकम पता ना हो। तो इसकी बजाय एक कोई ऐसा फ़र्द होना चाहिए, भाई वालिद या कोई भी, जिनकी स्टेटमेंट एक कंसिस्टेंसी से हो। फॉर एग्जांपल वो अगर जॉब करते हैं तो उनकी लाख 1.5 लाख 2 लाख वो जो है ना कंसिस्टेंटली हर महीने आ रही हो, क्योंकि आपने इनकम स्टेटमेंट भी अपनी सबमिट करानी होती है। तो बैंक स्टेटमेंट में भी वो ज़ाहिर होनी चाहिए कि वाकई ये सैलरी है और ये पैसे कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा होता है। बाकी कोई एंड जो स्टेटमेंट होती है उसमें कोई लाजमी नहीं है कि आपको इतनी अमाउंट होनी चाहिए, 1 मिलियन 2 मिलियन 2 3 4 5 लाख भी चलता है, जितना भी हो। तो वो कोई लाजमी नहीं है, लोगों को 60,000 पे भी मिलता है। तो ये लाजमी नहीं है, लेकिन आपकी वो स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसके बाद आती है रीज़न नंबर 4, और रीज़न नंबर 4 के अंदर है आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस। अगर आप पूरे इंटरव्यू परफॉर्मेंस देंगे तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब ये भी एक वजह होती है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वीज़ा इंटरव्यू में। अब वीज़ा इंटरव्यू में क्या होता है, वो आपको काफ़ी लिहाज से जज कर रहा होता है। एक तो जो आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा किया, आपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्रीज, आपकी अचीवमेंट्स, एक तो वो उसको असेस कर रहा होता है। और दूसरा ये कि वीज़ा इंटरव्यू ना आपकी कभी टेम्परामेंट भी चेक कर लेते हैं, आपके साथ गुस्से भी हो जाते हैं, या फिर सिर्फ चेक करने के लिए कि आप कैसा बिहेव करते हैं उस सूरत हाल में। तो वहाँ पर आपने कूल रहना है, ठंडा रहना है। मसलन मुझे भी वीज़ा इंटरव्यूअर ने मुझे कहा कि यू जस्ट मिस्ड द चांस ऑफ गेटिंग वीज़ा। आई वाज कूल, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका रिजेक्ट करेगा, किसी रीज़न की बेस पे रिजेक्ट करेगा, ऐसे वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो अगरचे उसके पास अथॉरिटी होती है, लेकिन दे नीड सम सॉलिड रीज़न, पीछे भी उन्हें जवाब देना होता है। तो उसमें वो नहीं है कि आपका वो रिजेक्ट कर देगा, वो सिर्फ आपको असेस कर रहे होते हैं कि आप इस सूरत हाल में कैसा बिहेव करते हो। तो आपने गुस्सा वगैरह नहीं करना, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जो भी। और दूसरा ये कि आपकी परफॉर्मेंस वो एक इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज की बेस पे भी हो रही होती है। अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में है तो आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी है, उसके साथ जर्मन में है तो जर्मन बोलनी है, और साथ में आपका आइल्स तो होता ही है। और जब मैं इंटरव्यू पे गया तो मेरे सामने एक स्टूडेंट था, उसका 5.5 था, यूनिवर्सिटी ने उसको एडमिशन दे दिया था, लेकिन एम्बेसी में जब वो गया तो वीज़ा ऑफिसर से वो बात कर रहा था, तो ही वाज लाइक अटक अटक के बात कर रहा था इंग्लिश में। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वीज़ा ऑफिसर ने जो है ना उसका वीज़ा मतलब केस जो है वो डिले कर दिया था बहुत ज़्यादा। तो 2 महीने बाद फिर उसको रिजेक्शन आई, और फिर उसके बाद उसने दोबारा अप्लाई किया, तो खैर दोबारा उसको वीज़ा मिल गया था। आई डोंट नो अगर उसने आइल्स इंप्रूव किया या नहीं। तो ये भी एक रीज़न होती है कि आपने वीज़ा इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है, तो फिर आपके ब्राइट हो जाते हैं चांसेस। और 5वीं रीज़न के लिए मुझे सूटेबल जगह नहीं मिल रही तो नीचे आ जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं। तो 5वीं रीज़न के अंदर ये होता है कि आपने इररेलेवेंट कोर्स ऑफ स्टडी सेलेक्ट किया होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने तो आपको एडमिशन दे दिया रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो सेकंड बैचलर के लिए भी यहाँ आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट भी होता है और एक्सेप्ट भी होता है। तो अब उसमें क्या होता है कि आपको प्रूव करना होता है कि वाकई आप जो फील्ड चेंज कर रहे हो, बेशक ये बैचलर की सूरत में हो या मास्टर की सूरत में हो, मतलब पीछे आपका कोर्स हो रहा है, आगे चेंज कर रहे हैं या बैचलर दूसरा करना चाह रहे हैं, मतलब फील्ड ऑफ स्टडी चेंज कर रहे हैं। तो अब इसमें ये होता है कि आपने वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन करना है कि वाकई आप जो चेंज कर रहे हैं
जिस कोर्स की तरफ आप जा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है, और पिछला कोर्स जो आपने किया वो आपने क्यों छोड़ा, उसको परसू क्यों नहीं किया, और नए वाले में इंटरेस्ट क्या है। तो बेसिकली नए वाले में इंटरेस्ट क्या है, तो वहाँ आपने शो करना है कि आपके अंदर क्या पैशन है। तो अब पैशन क्या लफ्ज़ों से तो नहीं बताया जा सकता, पैशन के लिए कुछ प्रूफ भी चाहिए उनको। तो प्रूफ आप कैसे देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पैशन है कोई आर्ट है या कोई भी प्रोफेशन हो सकता है पैशन, तो आप उसका प्रूफ लेके जाएंगे कि मैंने उस कॉन्टेस्ट में जो है वो हिस्सा लिया और आई एम द नंबर 1 आया, आई एम द नंबर 2, तो आप वो सर्टिफिकेट उसको दिखा दें। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि यूडीमी से मैंने इतने कोर्सेज़ किए, ये सारे इससे रिलेटेड हैं एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इट। इसी तरह और भी अपना एक्सपीरियंस या कहीं पे आपने काम किया या उससे रिलेटेड कोई इंटर्नशिप की या कुछ भी उससे रिलेटेड किया, तो आपको प्रूफ लेके जाने हैं। या फिर आर्ट के अगर आप शौकीन हैं और आप फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो अपने प्रूफ लेके जाएँ जो भी आपका पैशन है। तो इस सूरत में जो है ना आपने वीज़ा ऑफिसर को मेन चीज़ ये है कि आपने कन्विंस करना है। अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टूडेंट जाते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो ऐसे तो इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर ये भी एक रीज़न बन जाती है रिजेक्शन की। तो ये थी टॉप 5 रीज़न्स जो कि हो सकती हैं आपके वीज़ा रिजेक्शन की, और आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और अपने एक एक चीज़ को अपने से कंपेयर कर लें। ये सारी रीज़न्स आ रही हैं, तो ये थी सारी रीज़न्स। और लाजमी नहीं है कि यही रीज़न्स हो, कुछ और रीज़न्स भी हो सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है, सब्जेक्टिव मैटर है, हर एक का केस जो है वो डिफरेंट होता है। तो या दैट वाज इट। और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो यू कैन हेल्प मी इन 2 वेज। फर्स्ट, लाइक दिस वीडियो, एंड सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चलो घर चलिए।